सादगी में बहुत सुंदरता होती है जनाब। जो चीज़ सादी है वह सत्य के बहुत नज़दीक है, बहुत करीब है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ आप तमाम साथियों का हिंदी साहित्य इतिहास प्रश्नोत्तरी की टेस्ट वीडियो संख्या 78 में। इससे पूर्व के 77 वीडियो के जो प्रश्नोत्तर वो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें आप। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 9000 से अधिक साथी जुड़ चुके हैं। यहाँ पर भी मैं सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ और मेरा ये प्रयास है जो आपको अच्छा लगता ही होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहा कीजिए और दोस्तों को जोड़ा कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो और अपना ये परिवार भी आगे बढ़े। पहला सवाल, कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है? साथियों यकीन जानिएगा, मैंने थंबनेल पर भी लिख रखा है, जो विश्वास करेगा वही जीतेगा या जीतता वही है जो विश्वास करता है। तो ये जो सवाल है कुछ नए सवाल और कुछ विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए सवाल है जो घूम फिर कर बार बार रिपीट होते रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है सारे सवाल। तो कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है? जैन दर्शन की, बौद्ध की, अद्वैत की या फिर शैव दर्शन की? कई बार पूछा गया इस सवाल को और कामायनी ग्रेड सेकंड में उसका पोर्शन लगता भी है अपने। तो कामायनी में जो अपने शैव दर्शन है इसकी अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। सर्ग मैंने आपको कई बार बता दिए, 15 सर्ग है इसमें, ठीक है। पहला कौन सा और अंतिम कौन सा है ये आप कमेंट करके बताना। और आचार्य जो शांतिप्रिय द्विवेदी है इन्होंने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा। छायावाद का उपनिषद पूछ ले आपको, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? तो वो कहने वाले हैं शांति प्रिय। प्रिय भी किसके? शांति प्रिय हैं और द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी महोदय कहते हैं कि जो कामायनी है वो छायावाद का उपनिषद है और इसमें समरसतावाद एवं आनंदवाद की उद्भावना हुई है। ये आगे और क्या कहते हैं इसमें? क्या? समरसतावाद, आनंदवाद की क्या हुई है? उद्भावना हुई है साहब, ठीक है। ये चीज़ भी, ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखना। अगला सवाल है, ये कथन किसका है? कौन सा? कि वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। किसने कहा कि वस्तु विन्यास की दृष्टि से, दृष्टिकोण से देखें हम तो कामायनी क्या है? दुखांत रचना है और इसको ये दुखांत रचना मान लेने में कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पंडित मुकुटधर पांडे साहब ने, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी ने, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने या फिर राम नरेश त्रिपाठी ने? किसका कथन है ये? तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा बी। बी के अंदर क्या है साहब? पंडित नंद दुलारे वाजपेयी साहब कहते हैं कि वस्तु विन्यास की दृष्टि से हम देखें तो कामायनी को दुखांत रचना मानने में कोई आपत्ति है जो नहीं होनी चाहिए, नहीं है। ठीक है गुरुजी, मान ली आपकी बात। अगला सवाल देखिए, पंत की, प्रसाद की, निराला की, महादेव वर्मा की, मैथिली शरण गुप्त की और कुछ और रचनाकार हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, रामचंद्र शुक्ल हो गए, प्रेमचंद हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए। इनकी जो रचनाएं हैं ना, बहुत बार आपको इनका जो रचना काल है वो क्रम से है जो कई बार पूछा जाता है। प्रमुख रचनाकार है, इनको जरूर आप है जो याद रख लीजिएगा। दिनकर भी एक इसमें शामिल है। देखते हैं इस सवाल को। तो सवाल अपना यूं है कि पंत की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम है ग्राम्या, युगांत, गुंजन, लोकायतन, गुंजन, ग्राम्या, लोकायतन, युगांत, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, लोकायतन या फिर लोकायतन, ग्राम्या, युगांत, गुंजन? किस विकल्प में प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम है जो कि पंत की रचनाएं सारी की सारी अपने? तो यहां पर हम कर लेंगे कौन सा विकल्प? सी विकल्प। अब देखिए सी विकल्प में क्या है? पहले गुंजन, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1 नंबर गुंजन, 2 नंबर युगांत है, 3 नंबर ग्राम्य है और 4 नंबर क्या है? लोकायतन। अब इनका हम प्रकाशन वर्ष है जो देखते हैं। तो गुंजन का हम देखें
क्योंकि सी विकल्प हमने सही किया है और सी विकल्प में पहला क्या है, गुंजन है 1 नंबर पर। तो गुंजन का हमें समय देखने को मिलता है 1932 ईस्वी। ठीक है जी। बाद में हम बात करें युगांत की, 2 नंबर पर युगांत है। युगांत का हमें समय देखने को मिलता है 1936। ग्राम्य आती है 3 नंबर पर, तो ग्राम्य का समय देखने को मिलता है 1940। और फिर देखते हैं लोकायतन, तो लोकायतन का समय देखने को मिलता है 1964। तो इस प्रकार से क्रम हो गया अपना 32, 36, 40 और 64। पंत की और रचनाओं की मैं बात करूं तो वैसे तो आप सभी को याद होगी, लेकिन फिर भी मैं 2-4 है जो लिख देता हूं। देखिए, पंत की रचनाओं में बात करें तो एक उच्छ्वास रचना जो है ये कई बार है जो परीक्षा में पूछी जाती है। ग्रंथि को पूछा जाता है, इसका प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है। वीणा की बात कर लें, पल्लव की बात कर लें, गुंजन, युगवाणी और स्वर्ण किरण भी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और युगपथ, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, ये इनकी प्रसिद्ध है जो रचनाएं हैं। जरूर जरूर याद रखिएगा आप। अगला सवाल है कि छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा? कि छायावाद जो है वो राष्ट्रीय जागरण की क्या है, काव्यात्मक अभिव्यक्ति है साहब। तो नामवर सिंह कहते हैं ये, नंद दुलारी वाजपेयी कहते हैं, नगेंद्र कहते हैं, या फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। कौन कहता है कि छायावाद राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है? तो साहब अपना उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, नामवर सिंह जी जो हैं अपने, नामवर सिंह जो है वो कहते हैं ये बात कि छायावाद राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। नंद दुलारे वाजपेयी भी का भी इस विषय में कथन मिलता है कि मानव अथवा प्रकृति का जो सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में जो आध्यात्मिक छाया का भान है वो मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या है जो हो सकती है। राम स्वरूप जो चतुर्वेदी है इनका कथन भी एक प्रसिद्ध है, ये कई बार पूछा जाता है इस विषय में कि छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है। राम स्वरूप जी क्या कहते हैं कि छायावाद मूलतः है, क्या है, शक्ति काव्य है। छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है जी। ठीक है जी, मान ली बात आपकी। अगला सवाल अगला, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी कि 3 विकल्पों में तो रचना और रचनाकार सुमेलित है, एक में सुमेलित नहीं है। तो अनामिका महादेवी वर्मा, वीणा पंत, झरना जयशंकर प्रसाद, सांदे कांकली, निराला। तो बताइए सुमेलित कौन सा नहीं है? लगाइए दिमाग। चारों के चारों रचनाकार और रचनाएं प्रसिद्ध है। उत्तर हो जाएगा अपना ए, अनामिका महादेवी वर्मा। ये यहाँ पर ठीक नहीं है जी। तो अनामिका महादेवी वर्मा की नहीं है, तो फिर अनामिका के कौन है रचनाकार अपने? तो अनामिका के कौन है साहब? निराला महोदय है। अनामिका के निराला महोदय, वीणा पंत हो गया, झरना जयशंकर प्रसाद हो गया, सांदे कागले निराला हो गए यहाँ पर। चलिए अगला सवाल है कि छायावाद को मधुचर्या कहने वाले हैं। ये सवाल कई बार पूछा गया साथियों कि छायावाद को मधुचर्या किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर बाबू गुलाब राय ने? छायावाद को मधुचर्या कहने वाले, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर अपना रामचंद्र शुक्ल, यानी कि सी विकल्प है जो सही होगा यहाँ पर। तो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं छायावाद को मधुचर्या। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि विषय इसमें गौण हो गया और कवि प्रमुख हो गया। विषय इसमें गौण हो गया छायावाद में, और कवि क्या हो गया? कवि है जो प्रमुख हो गया। ये बात कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी है जो कहते हैं। और हम बात करें छायावादी काव्य में जो कल्पना प्रधानता भावोन्मेष युक्त कविता है जो ज़्यादा लिखी गई, ये चीज़ भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। सवाल है अपना गंधवीथी। गंधवीथी के रचनाकार कौन है जी? लीलाधर जगुड़ी है, सुमित्रानंदन पंत है, रमेश चंद्र शाह है, या फिर जगदीश गुप्त है? बताओ गंधवीथी। ये सवाल भी, ये रचना भी कई बार पूछी गई है।
तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना। सुमित्रा नंदन पंत की ये रचना देखने को मिलती है, गंधविथि। ठीक है, वो रचनाओं के हमने पहले ऊपर जिक्र कर लिया था। ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, युगपत, लोगायतन, कला और बूढ़ा चांद, ये सारी की सारी हमने देखी थी पंत की। सवाल है अपना कि निराला दार्शनिक कवि है, ये कथन किसका है? किसने कहा कि निराला तो क्या है, दार्शनिक कवि है साहब? नंद दुलारे वाजपेयी ने, रामविलास शर्मा ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? कौन कहता है कि निराला दार्शनिक कवि हैं? तो यहाँ पर अब उत्तर कर देंगे रामविलास शर्मा जी। शर्मा जी कहते हैं क्या कि निराला दार्शनिक कवि हैं। शुक्ल की हम बात करें, रामचंद्र शुक्ल की, तो उसके अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। क्या कहते हैं निराला के विषय में कि बहुस्पर्शनी प्रतिभा ये निराला जी में, ये कथन है शुक्ल जी महोदय का। और निराला को ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि माना जाता है। निराला को क्या, ये सवाल भी आया गया है, ओज, औदात्य व विद्रोह का कवि भी है जो माना जाता है। ये इस प्रकार से देखकर भी सवाल कई बार पूछा गया। निराला को छायावाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। छायावाद का कौन सा पुरुष कहा जाता है? शलाका पुरुष भी कहा जाता है। किसका? छायावाद का। ठीक है, और किसको कहा जाता है? निराला को। तो ये थे आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सवाल। मेरा हमेशा प्रयास रहता है टू द पॉइंट, कम समय में बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूं, अनर्गल बात न करते हुए, और आपको वही चीज़ें करवाऊँ जो परीक्षा के अंदर यकीनन आपको फ़ायदा पहुंचाए, आपका साहित्य इतिहास है जो मजबूत हो। तो मेरा ये प्रयास आपको यकीनन अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता है तो लाइक करके जाया करें, आप लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। सभी दोस्तों को बताएं चैनल के विषय में, और शेयर भी करें ताकि वो भी जुड़े, उनकी भी मदद हो, अपना परिवार भी आगे बढ़े। पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें, ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 9000 से अधिक साथी जुड़े हुए हैं। पढ़ाई को लेकर बहुत सारे सवाल रहते हैं आपके, कैसे क्या तैयारी करें, कैसे खुद को सेल्फ मोटिवेट रखें। तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है आदि की आवाज़। आदि की आवाज़ नाम से मेरा दूसरा एक यूट्यूब चैनल, जिस पर मैं पढ़ाई से संबंधित मोटिवेशनल वीडियो डालता रहता हूँ नियमित रूप से। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे वीडियो है जो डाले गए हैं, और आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सवाल वगैरह हो इस तरह का, तो आप वहाँ कमेंट है जो कर सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।